नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी आज संसद में वो किताब लेकर पहुंच गए जिस किताब की जिल्द से ही सांसें फूलने लगती हैं, जिसकी जिल्द देखकर मोदी से लेकर और राजनाथ सिंह के पैर कांपने लगते हैं। उस किताब का नाम ले लो तो कुर्सी छोड़ छोड़ करके 2-2 फुट ऊपर उछलने लगते हैं राजनाथ सिंह। वो किताब अप्रकाशित किताब, पब्लिश नहीं हुई है। स्पीकर साहब रोक लीजिए। आज वो किताब हाथ में लेकर के राहुल गांधी संसद में पहुंचे। संसद में सीढ़ियों पर थे तो ट्रेटर से टकरा गए। एक सांसद जिसको राजनीति में 2007 में राहुल गांधी उंगली पकड़ कर लेके आए थे, 3-3 बार सांसद बनाया। अब तो सांसद नहीं, अब तो मंत्री, मतलब दूसरे रास्ते से आकर के राज्यसभा के रास्ते से मंत्री बने हैं। लोकसभा में तो हार गए। 3 बार जो है कांग्रेस का सांसद बनाया राहुल गांधी ने। और 24 के चुनाव पहले वो भाजपा में चले गए। तब से वो राहुल गांधी को महोदय आतंकी बताते हैं। मतलब राहुल गांधी पर कौन सा ऐसा घटिया वर्ड है जो इस्तेमाल नहीं किया होगा। आज सामने उसी सीढ़ी पर टकरा गए तो राहुल ने कहा, आओ मेरे गद्दार दोस्त, आओ मेरे गद्दार दोस्त। राहुल भी अब आर पार के वो खत्म हो जो था ना, इस देश की राजनीति मोदी ने वहां पहुंचा दी है जहां पर सभ्यता से शालीनता नहीं चलने वाला। कहा, आओ मेरे गद्दार दोस्त। भागा किनारे सीढ़ी पकड़ करके देश के दुश्मन चिल्लाते हुए। हाथ भी राहुल तो बकायदे हाथ बढ़ाए कि आओ मेरे गद्दार दोस्त, हाथ बढ़ाए मिलाने के लिए। लेकिन वो दोस्त भागा किनारे से चिल्लाते हुए कोने से, देश के दुश्मन, देश के दुश्मन। फिर अंदर बैठे। अंदर 5 मिनट। आज ओम बिरला कल बहुत विश्राम हो गया था तो आज फिर से काम पर 11 बजे आसन पर नजर आए। लेकिन 5 मिनट में सारा ज्ञान दे करके, जितना ज्ञान उनके पास था सारा ज्ञान उन समेटा, 5 मिनट में निकल लिए। फिर 5 मिनट में भागे। उधर राज्यसभा में जब नियम कानून, वहां पर सीपी राधाकृष्णन, वहां भी एक धनखड़ से योग्य व्यक्ति आए हैं धनखड़ को रिप्लेस करके। तो वहां पर जब चर्चा शुरू हुई कि भाई सदन चल रहा था और पीयूष गोयल बाहर 22 मिनट तक भाषण ठोक रहे थे, सदन में बोलना चाहिए, तो सीपी राधाकृष्णन कर नहीं नहीं नहीं, नहीं आप रहने दीजिए। ये सारे एक रास्ते पे भैया, इस लोकतंत्र में सब एक रास्ते पे है। तो उधर का वो तमाशा। तो 12 बजे कुल मिला जुला के मजबूर कर दिया जब विपक्ष ने, तो 12 बजे पीयूष गोयल आए। और आए तो क्या क्या बताए वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक भी तथ्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ लफाजी। भाऊ को लाइए, सुनाए, दिखाए और फिर इस पर जरा विश्लेषण करें। स्वागत है भाऊ। भैया शुरू करिए सबसे पहले राहुल गांधी से। आज शुरू करिए, सुनवाइए। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है, जो लद्दाख का जो अकाउंट था। और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा,
राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट, ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबेंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज वॉट दे आर स्केर्ड of me saying in parliament. क्या चाहिए था प्रधानमंत्री को, क्या करना चाहिए था सर? राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। मोदी इसीलिए संसद नहीं आए, संसद से भागे। अगर आते तो आज किताब पढ़वा के मारते राहुल गांधी। आपने तथाकथित पत्रकार का सवाल पूछा होगा, पामेरियन का। राहुल गांधी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने क्या करना चाहिए था? हाँ। इस देश में एक सेट प्रोसीजर है, एक पार्लियामेंट्री, एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होता है, उसमें वित्त मंत्री भी होते हैं, उसमें गृह मंत्री भी होते हैं, उसमें एक्सटर्नल अफेयर मंत्री भी होते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री भी होते हैं। ये सब डिसीजन लेते हैं, सीडीएस होते हैं, उसमें एनएसए को ब्रीफ हो जाता है। एक नई कमिटी बनी थी, सब जो अलग अलग एजेंसी की जो इंटेलिजेंट इनपुट है और आर्मी नेवी की इंटेलिजेंट इनपुट है, इन सबको मिलके एक कंबाइंड सोर्सेस का एक कमिटी बनी थी कारगिल के बाद। इन सब का वैल्यूएशन करने के बाद सरकार फिर आदेश देती है कि आप युद्ध करो या ना करो। नरवणे जी ने इस किताब में बड़ा क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ये स्थानीय कमांडरों के लिए आदेश है, पाकिस्तान मूवमेंट करता है या आप क्रॉस फायरिंग कर सकता है तो आप खुल के फायर करिए। तो ऐसे दिन में कई बार फायर होते हैं अलग अलग बॉर्डर पे, जो रिपोर्ट भी नहीं होते। लेकिन चाइना के साथ स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि कोई फायरिंग नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के साथ यदि वॉर स्केल आउट हो गया तो इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि चाइना की सप्लाई लाइन बहुत टाइट है। ये सारी बातें वो कुपड़ होगा जो पूछता है राहुल गांधी को कि प्रधानमंत्री ने क्या करना चाहिए था। तो आप पार्लियामेंट कवर करते, आपको ये पता नहीं है कि इस देश में डिसीजंस कैसे ले जाते। कारगिल के टाइम पे क्या हुआ था? अटल जी ने ये कहा था कि जैसा आपको उचित समझो करो। कारगिल के टाइम पे एक एक डिसीजन कैबिनेट ने ली थी और सरकार आदेश देती है। गजब गजब। सरकार फिर किस लिए बैठी है जब आदेश नहीं देगी? सरकार फिर जश्न क्यों मनाएगी? सरकार रोड शो क्यों करेगी? यदि आर्मी को बोलो तुमको जो उचित लगे वो करो, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को बोलो जो उचित लगे करो, आरबीआई के गवर्नर को बोलो जो उचित लगे करो, राज्यपालों को कहो कि जो उचित लगे करो, एजुकेशन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को कहो जो उचित लगे वो करो, सबको उचित लगे वो करे। तो फिर आपको जो उचित लगता है आप करो, आप काहे को खुर्ची गर्म कर रहे हो? आपको उचित लगता है अडानी जी की सेवा करना, जाके गौतम अडानी के बंगले के बाहर एक आश्रम लगा के बैठ जाइए, आरती उतारिए उनकी। उन्हीं के प्लेन में अमेरिका में जाके 2-4 बार अपने माय फ्रेंड डोनाल्ड, क्या कहते हो, डोनाल्ड, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प को जाके मिल ले। आपको उचित नहीं, देश के लिए उचित क्या है ये तय करना होता है। प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, अडानी के कंपनी में डायरेक्टर थोड़ी है, वामन सिंह को जैसा बनाया वैसे। जो पॉलिटिकल दलाल था वहां पे छत्तीसगढ़ में, जो अभी भी सरकार चला रहा है। तो कुल मिलाकर आशीष जी, इनका ये कहना
यही तो इनको एक्सपोज कर सकता है कि ये आदमी डिसीजन भी नहीं ले सकता, ये आदमी डरपोक है, 11th आवर पे आर्मी पे छोड़ देता है। और इसलिए ये डिसीजन और क्लियर कर दें इसको, इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल जो फिक्स था चीन बॉर्डर पे, चीन हाँ। बॉर्डर पर बिना ऊपर से आदेश आए, ये इसी उसी किताब में ये भी लिखा हुआ है बिल्कुल, हाँ, बिना बिल्कुल। ऊपर से आदेश आए हुए एक चीन में गोली भी फायरिंग नहीं कर चलाने सकते, का नहीं आदेश चला नहीं था। सकते, बिल्कुल चला नहीं आर्मी सकते। चीफ भी एक आप एक गोली फायर करने का आर्मी चीफ नहीं आदेश दे सकता था जब तक गलवान ऊपर में से भी, आदेश। गलवान में भी जो झड़प हुई थी उसमें गोली नहीं चली थी, हाँ, लाठियों से, वो तो लाठी डंडे चले। लाठियों से चली थी। उसने वो बट मारे थे, उसने तार लपटे हुए लाठियों से मारा था, गोली नहीं चली थी गलवान में भी। जो हमारे यहाँ 30-40 लोग शहीद हो गए थे, क्योंकि वो साइड में एक रिज था, एक खाई थी, उसमें गिर के बहुत लोग शहीद हुए, पथरीली जमीन थी। कभी अकाउंट भी करो, पत्रकार भी मूर्ख जैसी बात करते हैं कई बार, पता नहीं कई किस बार मतलब मैं लगातार नहीं, कई बार जब आप नेताओं के रिकमेंडेशन पे जब नौकरी पाएंगे पत्रकार, तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे। आप बताइए राहुल जी, क्या करना चाहिए मोदी जी को? राहुल जी बताएंगे मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलाने की हिम्मत है आपकी? राहुल का कोर्ट तो चला नहीं सकते, राहुल गांधी ने क्या कहा वो नहीं चला पाते। और कल मैं भाई मैं वो देवगन को देख रहा था, अमीश देवगन को, बाबा बाबा बाबा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कौन झुका रे बाबा? तो आप गलती आपकी, कौन झुक आप उस अजय देवगन को देख लिए अरे होते। अरे मैंने क्या कहा? अरे अजय हाँ, देवगन भी इतना फेक काम नहीं करता। हाँ, किसी ने मुझे भेजा अमेरिका का ट्रेड डील, क्या मास्टर स्ट्रोक, देखिए पत्रकार बंधु क्या कहते हैं। मैं खूब हंसा। मैंने बोला इनको तो मदारी होना चाहिए, चौराहे पे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो खेल दिखाता है, मदारी ही है। ये टेलीविजन चैनल देश के मदारी है। मैं उसी अमीश देवगन को चैलेंज करता हूं कि वो अमेरिका का ट्रेड डील मेरे सामने लेके आए। वो ट्रेड डील तो अभी पता नहीं कि पीयूष गोयल को भी पता है कि नहीं है। ये मदारी ही है सब, पूरे मदारी क्या करता है, झांसा देता है, थोड़े पलों में ऐसे डमरू हिलाएगा, फिर डमरू हिलाते हिलाते खेल कर देता है, फिर उठाता है भ्रम इधर। भ्रम भ्रम और झांसा, बस हाँ, यही करते हैं। तो यही तो मैंने ये बोला सब कर रहा क्या डील हुआ है? डील पता नहीं है, और झुक गया ट्रम्प झुक गया। है। अभी डील पे आते हैं, इसी कार्यक्रम में आएंगे। कल पीयूष गोयल ने सदन में बताने के बजाय बाहर 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील की बात ही नहीं की, राहुल गांधी गरियाता रहा। अभी उसको भी सुनाएंगे, आज सदन में बोला है पीयूष गोयल ने। सदन में क्या बोला वो भी सुनवा देंगे कि ट्रेड डील के बारे में कितना पता है वाणिज्य मंत्री को। जरा चलिए अगली क्लिप चलाइए। रवनीत सिंह बिट्टू, ये सरदार बेअंत सिंह जिनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, पंजाब उनके पोते हैं। Great are walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Great are walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. चलिए, ये रवनीत बिट्टू मंत्री, इनको राज्य मंत्री बनाया है। राज्य मंत्री के यहाँ कैबिनेट मंत्री के पास कोई काम नहीं है, तो ये पूरे दिन राहुल गांधी आतंकी बोल कर आता, सामने आए इसी के लिए तो बता दें इसीलिए उनको मंत्री बनाया गया है। कि भर्ती इसीलिए हुई है। ये इसीलिए भर्ती इनके हुई है। दादाजी सरदार बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी से, उनकी शहीद हत्या हुए। हुई हाँ 95 में। इनको 2007 में राहुल गांधी ने, इनका पूरा राजनीतिक इतिहास पढ़ लीजिए, 2007 में राहुल गांधी इनको पॉलिटिक्स में लेकर के आए कि आओ उस परिवार से हो तो जिम्मेदारी बनती है हम आपको राजनीति में वो करें।
फिर ये 3 बार सांसद बनाया, 3 बार, 9 में, 14 में, 19 में, 24 में भाजपा में चले गए। इनकी औकात इनको पता चल गई, चुनाव हार गए 2024 का लोकसभा। लेकिन हारने के बाद भी मंत्री बनाया गया कि एक आदमी मिला था। यहां पर जीत हार से थोड़ा होता है, हारे हुए ज्यादा मंत्री बनने का चांस होता है, बस वो यहाँ कंटिन्यू पे कर जाने वाला। देखिए, उधर राणे परिवार को इसलिए ऑब्लाइज किया जाता है कि वो बहुत ही बिलो द बेल्ट गाली दे दे के बात करते हैं। हाँ, यहाँ ये पाल के रखा है, वहां वो पाल के रखा है, कुछ लोग पाल के रखे हैं। अब जो लोकसभा चलते हैं, लोकसभा भैया, लोकसभा का क्लिप चलाइए। ये क्लिप है, हालांकि पहली बार 11 बजे सदन शुरू होता है, 11:05 पर स्थगित हो जाता है। तो उसमें तो ये आए और भागे 5 मिनट में। दोबारा ये 12:15 बजे क्लिप है, जब पीयूष गोयल को मौका मिला था बोलने, उस समय वाला सुनाइए। सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है और आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे। लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम 60 साल बीजेपी ने यही किया और ये स्पीकर है, इनको ये मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि देश का ये उच्च सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है, लोकसभा मतलब इनको ये भी पता नहीं, ये ऊपर आदमी स्पीकर बना है सेकंड टर्म, इसको ये पता नहीं है कि उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है और राज्यसभा के नीचे लोकसभा माना जाता है। प्ले कर दीजिए भैया, भैया प्ले उधर करिए। जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप ये वरिष्ठ लोग आशिष हैं। जी, ये परंपरा विरोध करने की बीजेपी ने लागू शुरू की थी। देश में अच्छा लग रहा है कि आपको विरोध कैसा करना चाहिए, ये बीजेपी ने परंपरा शुरू की, वो उस परंपरा का पालन कर रहे की हैं। तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ मुझे है। पता है सुखराम के लेकिन समय मर्यादा कैसे कभी सेशन किसी की ने सेशन तोड़ी। वॉच आउट करवाए थे आप शासन में रहे, ये और प्रतिपक्ष तब में रहे, तब भी नेता विरोध हुआ। प्रतिपक्ष लेकिन सदन की जो नेता की बीजेपी की, लेकिन भाऊ वही बता रहे हैं, ये तो थोड़ा बैक कीजिए, आप मर्यादाएं तोड़ थोड़ा रहे थोड़ा हैं। बैक कीजिए भैया, थोड़ा बैक कीजिए। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है। नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है। असहमति मुद्दों पर होती है, वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए। लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा। देश तो आपको देख रहा है बिरला जी। ये कह रहे हैं ना कि शब्दों से भाऊ, शब्दों से विरोध होता है,
शब्द ही तो बोलना चाह रहे हैं राहुल गांधी 3 दिन से, बोलने नहीं दे रहे हो। शब्द आप बोलने नहीं दे रहे, अभिव्यक्ति नहीं कर रहे, किताब रखने नहीं दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रखने नहीं दे रहे हैं। आप गालियां देने का अधिकार गृह मंत्री को है, लेकिन इनको सत्य रखने का अधिकार नहीं है। हाँ, हाँ, कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही बोलने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस ने आईना दिखाने का अधिकार नहीं है। सुखराम के समय ऐसे ही नारे लगाते हुए सेशन की सेशन वॉश आउट किए हैं बीजेपी ने। तब बिरला जी कहां थे? बिरला जी को इतिहास मालूम नहीं पार्लियामेंट का? पुराने जरा क्लिपिंग उठा के देखिए टेलीविजन के, समझ में आ जाएगा बीजेपी कैसा विरोध करती थी। और तब सुषमा जी कहती थी कि सरकार चलाना, सदन चलाना ये सरकार का काम है, विपक्ष का नहीं। क्या बात है, जो बोया है आपने वही काट रहे हो आप। और कल जब सत्ता परिवर्तन होगा तो जो आज आप कर रहे हैं वही आपके साथ होगा। फिर संविधान की दुहाई मत देना, फिर वो जो ये स्पीकर होगा वो बोलने ही नहीं देगा विपक्ष को। संविधान रहा कहां जाएगा कि दुहाई देंगे, दुहाई देंगे। ये जो विरोध करने का तरीका आपने शुरू किया, आप ही ने विधानसभा चलने नहीं दी। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ महीना भर सेशन नहीं चला, आप ही ने तो शुरू किया सर। कांग्रेस को तो पता भी नहीं था, तो कभी विपक्ष में रहे नहीं बेचारे, तो लगातार सत्ता में रहे हैं। आपने बता दिया कैसा करना है, वो आपको समझ रहे। आपको इस सदन में क्या हुआ इसका इतिहास ही पता नहीं है। आपको परंपरा नहीं मालूम विपक्ष ने क्या किया पहले। और आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे दादाजी बोल रहे हो कि तुम्हें पता नहीं जब तुम्हारे पिता पैदा हो गए तो हमने क्या किया था। आपको पता ही नहीं है। आपको तो स्क्रिप्ट पढ़नी है जो लिख के दी जाती है। सारा मामला अमेरिका यूएस ट्रेड डील पर अब है। जरा आज अभी ये मर्यादाओं की दुहाई दे रहे थे, इनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं। फोटोग्राफ्स आज इनका थोड़ा सा एल्बम का एक पन्ना, बस एक, पूरा एल्बम नहीं दिखाएंगे, एक इसको फुल स्क्रीन दिखाइएगा, फुल स्क्रीन दिखाइए भाई, फुल स्क्रीन देखिएगा। ये जो आप बाएं तरफ फोटो देख रहे हैं इनकी दिशा ही देख लीजिए। जो स्पीकर के दाहिने तरफ सत्ता पक्ष होता है और बाएं तरफ विपक्ष होता है। ये देखिए दाहिने तरफ जब अपने देख रहे हैं तो इनकी भाव भंगिमा और मुद्रा देखिए, और बाएं तरफ देखिए। पहली फोटो देखा, दूसरी देखिए, ये देखिए। जब सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भागवत कथा चल रही हो, उसे मग्न हो गए हो एकदम भाव विह्वल होकर के। और इधर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस सीधा निकल जाएंगे। ये फोटोग्राफ्स इसीलिए हमने दिखाया, ये एल्बम का एक पन्ना खाली दिखाया। ये ओम बिरला जी हैं। आप सत्ता पक्ष की तरफ उनका खाली फेस एक्सप्रेशन देख लीजिए, सब पता चल जाएगा, मर्यादा, संविधान, सब। जरा राज्यसभा वहां भी धनखड़ साहब से भी धाकड़ आए हैं एक, तो उनका एक क्लिप उनकी दिखा दीजिए। ये सदन परंपराओं से, नियमों से चलता है। इस सदन की एक परंपरा रही है कि जब पार्लियामेंट सेशन में हो तो पॉलिसी मैटर आउटसाइड पार्लियामेंट नहीं उठाए जा सकते। कल श्री पीयूष गोयल जी, मंत्री जी ने ट्रेड डील के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की। No, he is going to make a statement today, so no point of order. मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। Let him come and make this. सर, मैं तो कल की बात कर रहा हूँ। अगर सदन सेशन में है, लोकसभा नहीं था, राज्यसभा तो पीसफुली चल रहा था, राज्यसभा में न कर। Please wait it, please wait it. Honorable Minister. ये अब परंपरा की बात नहीं होगी। यहाँ विपक्ष जब परंपरा और मर्यादा बता रहा है तो नहीं सुनना, इनको तय नहीं सुनना है। तब ये परंपरा, वहां पर परंपरा मर्यादा स्पीकर बता रहा था। यहाँ जब और ये यूनिवर्सल है, ये सिर्फ अपने देश में नहीं है, विश्व में कहीं पे भी जहाँ पे भी लोकतंत्र है वहां when parliament is in session, the house is in session, it is not nothing is disclosed outside, it is discussed in the session first. और अमेरिकन ट्रेड डील ये यदि पार्लियामेंट को नहीं पहले पता होते हुए यदि अखबार वालों के साथ शेयर करोगे तो ये पार्लियामेंट का अपमान है।
लेकिन पीयूष गोयल का मान अपमान से कोई मतलब तो है नहीं, ना देश से कोई मतलब है। अरे पीयूष गोयल छोड़ दीजिए, उपराष्ट्रपति हैं ये धनखड़ से भी ज्यादा। अभी देखिए उस पद की गरिमा धनखड़ से ज्यादा ही गिराएंगे। इनकी एक्सप्रेशन, भाव भंगिमा देखे आप। ये प्रमोद तिवारी तरफ देख भी नहीं रहे। नो नो नो, चलिए भैया। नहीं, मतलब ये थिल्लर समझते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं रह गई है राज्यसभा में, जबकि राज्यसभा सीनियर सदन है, इसीलिए उसका पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। मैंने कहा ना कि किसी भी पद की गरिमा उस व्यक्ति के अनुसार चलती है। कई लोग उस पद के लायक नहीं होते, लेकिन पद में बैठने के बाद अपने आप में इतना सुधार कर लेते हैं कि उस पद की गरिमा रखें। ये तो उस पद की गरिमा को भी नीलाम कर रहे हैं। मैं पीयूष गोयल को जरा, आपको भी कंफ्यूजन होगा ना कल से, ट्रेड डील में क्या है। ट्रेड डील से भारत विश्वगुरु बन चुका है। कैसे बना है पीयूष गोयल बता रहे हैं, सुनाइए। 2-3 क्लिप है, सब सुनवा दीजिए बैक टू बैक। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले 1 वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अगली क्लिप सुनाइए। सुनिए, आप सुनिएगा, खाली बताइए, आप सही समझेंगे कि इससे क्या समझे आप। बस खाली हमने सब कुछ सुनिश्चित कर लिया है, बताओ तो कैसे। सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। अगला एक और सुना दीजिए भाऊ, सुन लीजिए पूरा अच्छे से, इतना और नहीं। अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने
पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। अंतिम रूप इतना सुन लिया आप। अब बस मुझे ये ज्ञान दे दीजिए कि इसमें इन्होंने इंडो यूएस डील के बारे में क्या बताया है। इनके नहीं डील के बारे में यही बताया कि यदि मुझे कल डील के बारे में बोलना है तो बहुत बढ़िया डील हुई है। इस डील से देश विकसित होगा और डील जो है वो बिल्कुल दोनों हितों को है और डील जो है अल्टीमेट हो गई है। इस डील से भारत विश्वगुरु बनेगा और ये जो डील हुई है अमेरिका की वो मतलब डील इतने हो गया। थोड़ी देर बाद पूछो कोई कहे कि जो कनाडा के साथ हो, मैं वही बोल रहा था कनाडा डील, अरे भाई अमेरिका का बात कर रहा है तू, अच्छा अमेरिका की डील की बात कर रहा है। ये फंस चुके हैं। सीधी बात बता कि यदि तुमने किसानों के हितों में डील किया है तो अमेरिका का कृषि मंत्री झूठ बोल रहा है क्या? अमेरिका में तो कृषि मंत्री के 30 सेकंड बस 30 सेकंड और अच्छे से आप इनको समझा पाएंगे। कृषि मंत्री का ट्वीट था ना। अब व्हाइट हाउस ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिना, मैं आपको कैरोलिना को सुना देता हूं। ये कल से 40 मिनट बोल चुके हैं, उसने 40 सेकंड बोला है, बस सुन लीजिए। The president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal thanks to President. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारा हम तेल रशिया से लेना बंद कर देंगे, प्रधानमंत्री जी ने बोला है। हम वेनेजुएला से लेंगे, अमेरिका से लेंगे, भले ही महंगा पड़े, दूर से लाना पड़े, हमको ले जाने का खर्चा पड़े, हमको डॉलर में पैसा देना है। हमारा रुपया कहाँ नीचे चला गया है। जो हमारे रुपए में तेल देने वाला था उससे हम डॉलर दे के लेंगे और पैसे की कीमत घटेगी, डॉलर बाहर जाएगा। तो जहां अमेरिका को हम $500 बिलियन का भाव काम धंधा दिलवा देंगे जो कई गुना ज्यादा है। और एग्रीकल्चर सेक्टर उसने बोला है, प्रेस सेक्रेटरी बोल रही है। उसके बाद उन्होंने बोला है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला है अमेरिका के, दोनों ने बोला है। और यहाँ ये बोलता है कि ये बोलने को तैयार नहीं है कि नहीं एक ढेला एग्रीकल्चर का नहीं आएगा, किसानों का प्रोटेक्शन होगा। ये बता दे कि इसने कॉटन कैसा अलाउ किया 0% पे। बता दे अमेरिका का कपास क्यों भारत आ रहा है 0 पे, 0% पे। बता दे ये इस देश के किसानों का क्या होगा जो कपास की खेती करते हैं। बताइए आदमी, आप इनको पता नहीं है, ये कुपड़ आदमी है, ये कव्वाल है पीछे तालियां बजाने वाला। इसने बोल देना चाहिए था कि एग्रीकल्चर के वो प्रेस सेक्रेटरी जो और एग्रीकल्चर मंत्री दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। मैं गया था, मुझे पता है, एक ढेला नहीं आएगा वहां से एग्रीकल्चर का। औकात है बोलने की।
ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये देश को सब, इस देश को वाकई शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, अब शब्द हो जाएगा। इस देश को इन्होंने मूर्ख, इसलिए मूर्ख तो बोल सकते हैं, संसदीय है, नहीं तो विशुद्ध जो आजकल कहते हैं ना कि ये समझ रखा है, वो समझ रखा है इन सब ने। ये कह रहा है हमने किसानों, ये नहीं कह रहा है कि किसान, कृषि में कोई डील नहीं है, कृषि बंद है हमारा, उसके लिए, अमेरिका के लिए किसानों के हितों को ध्यान में रखा है। भाऊ, ये क्या अब फाइनली न कह दें कि ये भारत की अगली गुलामी के दस्तावेज पर दस्तखत हो गया? भारत गिरवी रख के आए हैं ये, हाँ। जिसका जश्न अमेरिका मना रहा है, और ये अमेरिका को दिखाने के लिए या इस देश को मूर्ख बनाने के लिए अपने गले में खुद अपने लोगों से हार दलवा के तालियां बजवा रहे हैं। इनकी औकात नहीं ये बोलने की कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। बोल दे, कहां से बोलेंगे? कहां से बोलेंगे? क्योंकि देश तो बेच चुके हैं। देश नहीं बिकने दूंगा, जब कहा था तभी जान लेना चाहिए था कि नहीं भाऊ, हम लोग मूर्ख हैं। नहीं हमें नहीं, तभी उसने सोचना सही चाहिए कहा, था। नहीं उन्हें सही कहा था, मैं देश बिकने नहीं दूंगा किसी और के हाथ से, खुद बेचूंगा। ये नहीं समझ पाए हम। नहीं, एक चीज ना और हम नहीं खाऊंगा समझ पाए। ना खाने दूंगा, खुद खिलाऊंगा, ये नहीं समझ पाए थे हम। वैसा ही देश बिकने नहीं दूंगा किसी और के हाथों, ये तो अधिकार मेरा है बेचने का और मैं बेच के रहूंगा, ये बोला है। हम खुद से चैलेंज करते हैं, खुलेआम चैलेंज करते हैं हम। आशीष जी, आपके परमिशन से इस न्यूज लॉन्चर पे हम बुलाते हैं, औकात हो तो आके सिर्फ इतना बता दे कि एग्रीकल्चर में डील क्या हुआ है, बस एक शब्द। हाँ, डील पॉइंट बिंदुवार बता दे, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा, बता दे। हिम्मत नहीं है, ये डील किसी को नहीं बताएंगे। जब यहां से किसान मारा जाएगा, मक्का आएगा। मैं मक्के की कहानी बताता हूं, आज सुबह ही मेरी बात हुई। मक्के की एमएसपी 2400 रुपए है, 1200 रुपए में भी मक्का लेने को कोई तैयार नहीं। एमएसपी मक्के की 2400 रुपए इसलिए दी गई थी कि 70-72 रुपए लीटर एथेनॉल को दे रही थी सरकार, ये सोच के कि मक्के से एथेनॉल बनाएंगे। ये जो 5 किलो अनाज जा रहा है ना, और ये चावल बट रहा है, ये 10-10 रुपए किलो पे खरीद रहे हैं एथेनॉल वाले, बनाते हैं उससे एथेनॉल, पैसा कूट रहे हैं। और यहाँ पे मक्का से एथेनॉल बनना था, वो मक्का 1200 रुपए में दम खा रहा है। वो मक्का 200-250 रुपए पे जाएगा 1200 से, जिस दिन अमेरिका का मक्का आएगा। आने वाले समय में अमेरिका का तेल आएगा, मक्के का तेल आएगा, वही तेल खाएगा सारा देश। और पीयूष गोयल बताएगा ये तेल कितना सेहत के लिए अच्छा है। अमेरिका का मक्का आने के बाद यहाँ का मक्का तो टिकेगा ही नहीं। वहां पर तो हेक्टेयर में मक्के के फार्म हाउस हैं, 1-1, 2-2 हेक्टेयर में फार्म हाउस है। मक्के की खेती ऐसे होती है, सुअर खाती है वहां। 1000 हेक्टर, 1000 हेक्टर मैं रेक्टिफाई करूं आपको, 1-2 हेक्टर नहीं, 1-1000 हेक्टर में। हाँ, बताइए, जितने में यहाँ शहर नहीं है, उससे शहर से बड़े बड़े वहां पर फार्म हाउस है। हाँ, तो जो है वो सब फार्मिंग होती है मक्के, सब सुअर के लिए, वहां सुअरों की सबसे भरपूर भोजन है यही। खैर चलिए, चलो इस देश को बना दिया इन्होंने, इस देश को बना दिया उन्होंने, अमेरिका के लिए इस देश को बना दिया। का फार्म ही बन गया है। बस बस वो चरेंगे, अब वो चरने आ रहे हैं, सब चर जाएंगे, चरने आ रहे हैं, चर जाएंगे। चलिए इजाजत दीजिए, हम आते हैं फिर और अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।